एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंडिया के सबसे पहले रोस्टिंग एजुकेशन चैनल पे, जिसका नाम है रोस्ट एड्यू। इस चैनल के माध्यम से हम सभी बच्चों में नए तरीके से पढ़ाई को ज्ञान करने की चीज़ें बताते हैं और आई होप कि इस चैनल पे आने के बाद आपको इस चैनल को छोड़ने का कभी मन नहीं करेगा। आज का हमारा पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, जो कि टर्म 2 में आ रहा है। तो हम उसी अनुसार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक इस चैनल से पढ़ रहे हो, एक रफ नोटबुक अपने पास रखिए, नहीं तो जो बुक है वही बुक पढ़िए। हम मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे और हमारा मेन एजेंडा सीबीएसई होगा। हमारा सबसे पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। और सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत ही लोग डर रहे हैं। चिंता नहीं करने का बच्चा, रोस्ट एड्यू में आ गए हो, टेंशन भूल जाओ, एसएसटी की तो भूल जाओ। तो आज का हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, सोशल साइंस में हर एक छोटे से छोटा वर्ड इम्पॉर्टेंट है और हम आपको ऐसे याद करेंगे कि आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि पीसीएमबी की जगह कहीं ह्यूमैनिटीज़ लेने बैठ जाओ। भाई गोल फिक्स रखना खुद का। So, as you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. आई होप जो भी नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने आया है उसने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रखा है। नेशन स्टेट पता होगा क्या है। तो यूरोप में जब नेशनलिज्म आया था, जब उसकी छोटी से छोटी चीज़ चालू हुई थी, कैसन चालू हुई थी? नेशन स्टेट से। नेशन स्टेट आया, लोगों में उत्साह आया, चलो भाई हम भी हमारा नया घर बनाते हैं। लोगों ने नेशनलिज्म का एक रिवोल्ट चालू कर दिया। लोगों का कुछ भरोसा नहीं है भाई। It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. इस लाइन को आप ऐसे कंक्लूड कर लो, new symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. कम्युनिटीज़ बढ़ने लग गई। कम्युनिटीज़ के अंदर मेनली अक्ल आने लग गई। पहले अक्ल नहीं थी। पहले हम बंदर थे, बंदर से इंसान बने, तो पहले अक्ल नहीं थी, अब अक्ल आ गई। तो एज एन होल कम्युनिटी में भी धीरे धीरे दिमाग आया। सो दे ऑल डिसाइडेड, ओ शिट, हमारे साथ तो बहुत कुछ बुरा हो रहा है। एंड दे रियलाइज्ड हमें इसके लिए रिवोल्ट करना पड़ेगा, तभी हमें अपनी आज़ादी मिलेगी। हाउ डिड द कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया? बात पते की है। इंडियंस, ऐसे कहा जाता है इंडियंस बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, होशियार होते हैं। इंडियंस जैसा दिमाग किसी के पास नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का मतलब द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, तो ये हम इंडियंस के पास कैसे आई? हम अक्लमंद प्राणियों के पास कैसे आ गई ये आइडेंटिटी? समझातन है बच्चा, समझातन है, चिंता काहे करनी। In India, as in many countries, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. ये एक बात है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंटी कोलोनियल मूवमेंट। इसको आप सबसे पहले अंडरलाइन कर लो। एंटी कोलोनियल मतलब कॉलोनीज़ के अगेंस्ट। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, तो कॉलोनीज़ के अगेंस्ट। अब कॉलोनीज़ क्या होती है? कॉलोनीज़ का घूम फिर के आपको अपनी सोशल साइंस की बुक का मतलब है ब्रिटेन। ब्रिटेन थी, वो आती थी, छोटे छोटे घर बनाती थी, फैक्ट्रीज बनाती थी, फैक्ट्रीज बनाने के बाद उन पर राज करना चालू कर देती थी। भाई लालच बुरी बना है, कौन समझाएगा उन प्राणियों को? लेकिन धीरे धीरे वो लालच बढ़ता गया और वो लोग राज करना चाहते थे। तो उसके अगेंस्ट जब हम अक्लमंद प्राणी मतलब कौन? वी इंडियंस। हमें जब थोड़ा सा ज्ञान आया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो हम लोगों ने चालू किया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। वहाँ से धीरे धीरे हमें अकल आनी चालू हुई और हमने इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करना चालू कर दिया। People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. This sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. But each class and group felt the effects of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
रीज़न बीइंग एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपके लिए मार्क्स मैटर करते होंगे, नहीं करते होंगे, आई डोंट नो। आपके पेरेंट्स के लिए करते होंगे। सो वही चीज़ है, एक ही चीज़ है, रिजल्ट एक ही आने वाला है, लेकिन हर एक कम्युनिटी, हर एक इंसान को, इंसान मतलब कम्युनिटी समझ लो, आपके पेरेंट्स की कम्युनिटी अलग होगी, आपके दोस्तों की कम्युनिटी अलग हो गई, तो हर एक कम्युनिटी को ना उसका अलग नोशन मिलता है। भाई मेरे लिए फ्रीडम का मतलब है कि मुझे एक आईफोन मिल जाए, और तो क्या ही बोलूँगी अब मैं। और दूसरों के लिए फ्रीडम का मतलब होगा भाई उन्हें घर से बाहर जाना है, उन्हें बड़ा पढ़ना है, उन्हें बड़े बड़े कॉलेजेस में जाना है। दोस्तों सभी से विनम्र निवेदन है, सब इस रोस्टेड यू चैनल को बढ़ाएंगे, हम सब साथ हैं। वैसे काफ़ी मजाक हो गया, हम वापस पढ़ाई पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक कम्युनिटी जब धीरे धीरे बढ़ने लगी, जब उनमें धीरे धीरे अक्ल का उत्पाद होने लग गया, ओ माय गॉड व्हाट एम आई स्पीकिंग, थ्री इडियट्स का भूत चढ़ गया लगता है। इट्स ओके। सो जैसे जैसे ये कॉलोनीज बढ़ने लगी, इन लोगों में थोड़ी अक्ल आने लगी, इन्हें पता चल गया भाई मेरे लिए फ्रीडम कुछ और है, तेरे लिए फ्रीडम कुछ और है, बट अल्टीमेटली हमारा गोल एक ही है कि हमें एंटी कॉलोनिज्म चाहिए, हमें ब्रिटेन से छुटकारा चाहिए। नहीं तो हमें तो मिलेगा ही नहीं, अंदर ही अंदर हम बाद में लड़ लेंगे। देखो जब दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है तो वो दो भाई सोचते हैं कुछ नहीं यार बाद में सलटारा कर लेंगे, मैं इसे धोखा दूंगा, ये मुझे धोखा देगा। लेकिन जब हमारे अगेंस्ट कोई और होगा तो हम दोनों को तो यूनाइट होना पड़ेगा ना। तो समझ लो कि ये जो दो भाई हैं और ये एक मोटे सियार है समझ लीजिए, तो जब ये दोनों यूनाइट होंगे तभी तो वो इनका ले पाएंगे ना। अब लेनी तो है इनको इनकी, तो ये लोग यूनाइट हो जाएंगे, बाद में ये लोग आपस में क्लैश होके खुद अलग हो जाएंगे, वो इनका डिफरेंट चलता रहेगा। ठीक है ना। अंडर the Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together with one movement, but the unity did not emerge without conflict. ये लाइन पढ़ लेना, but the unity did not emerge without conflict. आपको लगता है अब हम आज़ाद हैं? आज़ाद है या नहीं तुम कमेंट करके बताना, क्या आपको लगता है अब हम आज़ाद हैं? सी स्पिरिचुअली हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद हैं सिर्फ लोगों के देखने से। अगर हम आज़ाद होते तो आज कुछ दंगे नहीं होते, अगर हम आज़ाद होते तो सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। इट्स जस्ट हम आज़ाद नहीं है। तो जो यूनिटी होती है इट नेवर कम्स विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। भाई लड़ेंगे भाई बहन तभी आगे जाके वो यूनाइट होंगे। अगर हम पहले से ही बहुत प्यार करेंगे एक दूसरे को तो भाई आगे जाके मैं उसे धोखा दूंगी, वो मुझे धोखा देगा, भाई वो मेरी प्रॉपर्टी हड़प ले, ये मैं नहीं होने दे सकती। तो पहले से ही हम लड़ाई कर लेते हैं, बाद में जाके हम यूनाइट हो जाते हैं। सो यूनिटी जो है वो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट से नहीं आती, बिकॉज यू नेवर नो कि आगे जाके आपके साथ क्या होगा। तो आप पहले ही जान लीजिए ना कि अभी अभी ऐसा हो रहा है, हम यूनाइट हो जाते हैं एक साथ, बिकॉज हमें पता है कि अगर हमें आगे ज़िंदा रहना है, अगर हमें आगे चीज़ें सही चाहिए तो हमें जीतना होगा। In an earlier textbook you have read about the growth of nationalism in India, ये सब ब्ला 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 है, ये पूरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इस पे आते हैं। भैया आप लोगों को एक ही बात बताइए, रोस्टेड यू पे आने के बाद आपको छोटी से छोटी जानकारी मिलेगी, और ये हमारी गारंटी है कि आप सोशल साइंस से तो डरना ही भूल जाएंगे। तो ये छोटा सा डब्बा दिख रहा है, ये छोटा सा डबरा ना लोगों को बहुत ही डबरा, भाई हम कहाँ बोलते हैं वैसे, हम ये लैंग्वेज भी क्या बोल रहे हैं, इट्स ओके। सो ये जो छोटा सा डब्बा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ही छुपा सिस्टम है ना। मास प्रोसेशंस ऑन द स्ट्रीट बिकेम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। अभी हमने क्या बात की, यूनिटी। भाई यूनिटी यूनिटी इतनी लत लगाई, मतलब क्या, बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ आके बैठे हैं, वो एक साथ आके क्या खाना भी ना खा रहे हैं, नहीं वो एक साथ आके लड़ रहे हैं। उनको एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट चलाना है, उनको ब्रिटेन यानी कि हमारी कॉलोनी से आज़ादी चाहिए। तो कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी उनको पहले उनसे जीतना पड़ेगा, तभी तो वो दो भाई आपस में एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। तो जो मास प्रोसेशन चल रहा था स्ट्रीट पे, मास प्रोसेशंस मतलब बहुत सारे मास, मास मतलब क्या होता है, अब डोंट टेल मी मैटर एंड वो वाला फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओके। मास मतलब बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग जब एक साथ आकर स्ट्रीट्स मतलब सड़कों पे, क्योंकि पहले अब ताज के आगे जाके स्ट्राइक करके अंबानी को रुलाने से कुछ होता नहीं ना, अंबानी था ही नहीं पहले तो इसलिए हम
रोड से आते थे। रोड को क्या बोलते हैं? नींव बोलते हैं गवर्नमेंट की। अगर रोड गवर्नमेंट अच्छी बनाएंगे तो गवर्नमेंट अच्छी है, नहीं तो भाड़ में जाए। सो स्ट्रीट्स पे उन्होंने चालू किया वो मास, इतने सारे मास जिसे बोलते हैं ना फ्लैश, इतने सारे लोग एक साथ आ गए और वो लोग स्ट्रीट पे लड़ते थे। क्यों? नेशनल मूवमेंट भाई, अंदर ही अंदर नेशनलिज्म नहीं होगा, बट ये आग थी कि अगर हम दोनों भाइयों के बीच में धोखाधड़ी हो, उसके पहले हमें उस कॉमन एनिमी को हराना पड़ेगा। बस इतनी सी बात थी जिनने हमें इतना यूनाइट कर दिया। अब ये जो 10 मिनट मैंने आपको पकाया है, आई होप आप लोग को कुछ समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया, लिखिए आप कमेंट्स, हाँ आपके कमेंट्स के जवाब देने को तैयार है। एक्चुअली अब कोई हमें डंडे मत मारने आ जाइएगा। पहला जो हमारा टॉपिक है वो अब चालू होता है। वो सिर्फ हमने आपको प्रीफेस दिया, थोड़ी सी बस बताई कि भैया रोस्टेड यू क्या है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन। मतलब वाह, एनसीईआरटी तो यूं ही बच्चों की ले रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा, वो 3 ही टॉपिक एक ही टॉपिक के अंदर दे रहा है। भाई पागल हो गया है क्या सीबीएसई या क्या? चलो कोई नहीं, हम पढ़ लेंगे। बच्चा जब रोस्टेड यू है साथ तो डरने की क्या बात। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो 1919 के अंदर ख़त्म हो गया था। करीबन 1913 के अंदर वो चालू हुआ था। ठीक है, इस टाइम वो स्टार्ट हुआ था और इस टाइम पे वो ख़त्म हो गया था। चलो भाई, तो मतलब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। अब तुम लोग को इतनी जानकारी है कि वर्ल्ड वॉर था तो मतलब दुनिया की सभी देशें थी और इंडिया के इतने अक्लमंद लोग अब आगे तो आएंगे। वैसे वो आना चाहते नहीं थे, बट क्योंकि वो ब्रिटेन के अंदर थे तो ब्रिटेन ने उन्हें फोर्स किया कि भाई तू आ, तू हमारा भाई है। ऊपर से तो वो ब्रिटेन और इंडिया भाई भाई थे, अंदर से किसको पता था कि ब्रिटेन हमें खोद के निकल जाएगा, हमारा कोहिनूर लेके भाग जाएगा। कोहिनूर चाहिए हमें, वी वांट जस्टिस, इंडिया वांट जस्टिस। ओ शिट, हम सेंटी हुए थे। इट्स ओके, तो लेट्स गेट बैक टू द ट्रैक। तो 1919 के बाद परेशानियां असली रूप में ऊपर आई। 1919 के बाद नेशनलिज्म बढ़ने लग गया, नेशनल मूवमेंट बढ़ने लग गया, सोशल ग्रुप्स बनने लगे, मोड्स ऑफ स्ट्रगल्स बदल गए, कम्युनिटीज़ ने अपनी पार्टी बदल दी। अरे भाई, कॉमन एनिमी ब्रिटेन से लड़ने से पहले तो खुद ही चाचा मामा के धोखे चल रहे हैं यहाँ पे। गजब खेल है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो ये पैराग्राफ है ना, सब कान नाक आँख सब खोल के सुन लेना। सबसे पहले क्या होगा, एक सिंपल सी बात है, वॉर हुआ मतलब पैसा लगा, कुछ भी करो पैसा लगा, पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हुई। पैसे को बोलते हैं इकोनॉमी, तो उससे आ जाता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। कभी भी वॉर होगा किसी भी जगह पर, इंडिया का वॉर होगा, कहीं पे भी वॉर होगा, वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकली तो ख़राब करेगा ही करेगा एक कंट्री को। बिना ख़राब किए तो उसका चलता ही नहीं है। तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो ख़राब करेगा अपनी सिचुएशन। सेम वही बात हो गई, ब्रिटेन ने बिना मतलब इंडियंस को घसेड़ा। इंडियंस को पता था हम गरीब है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है अभी, वो घसेड़ा, उसको घसेड़ा, वॉर के उधर लेके बिठा दिया। भाई कहाँ से लड़े? तू तो सारा का सारा खाना जो तू अपने कॉटन मिल ले जाया करता था इंडिया में से, हमको पैसे देता था तू। इंडिगो प्लांटेशन उगाने को बोलता था, फोर्स करता था तू हमें। ब्रिटेन को कुछ मतलब नहीं है, ब्रिटेन इज बीइंग अ किंग हियर। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की खराब हुई। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक्चुअली ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी थी, कौन लड़ेगा? सिंपल सी बात है, पैसा चाहिएगा ना बीड़ू, पैसा। ये कहाँ से लाए हम? ब्रिटेन ने ला के दिया है हमें, चाचा है हमारे जो हमारे कर्जा चुकाएंगे। लड़े वो हमारे एक्सपेंस पे। वॉर हुआ, करीबन 5 साल चला वो वॉर, 1913 से 1918 तक इतना वॉर चला। जितना भी खर्चा हुआ है इंडिया ने उठाया। इंडिया गरीब थी, तो जब गरीब हुईगी कंट्री, पैसा कौन भरेगा? सिटीजन्स। कैसे भरेंगे? कस्टम ड्यूटीज लगाएंगे, टैक्सेस लगाएंगे। तभी तो एक कॉमन मैन का एनिमी पैदा हुआ था उस वक्त, इनकम टैक्स। भरते हो इनकम टैक्स? आता है इनकम टैक्स क्या होता है? भाई किसी को सीए वीए बनना हो तो बताइए कमेंट में। तो इनकम टैक्स तब बना,
कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ गई। कस्टम ड्यूटीज़ मतलब जैसे अब हम बोलते हैं ना जीएसटी और ये सब, तो हर एक जगह की कस्टम ड्यूटीज़ हुआ करती थी, तो उस वक्त वो बढ़ गई बिकॉज़ निकालना किसको है। चलो एक सिंपल सी चीज़ बताते हैं आप लोगों को। लड़ाई की हमारी ब्रिटेन ने, चलो माना। एक्सपेंस दिया इंडिया ने, चलो ये भी मान लिया। इंडिया का एक्सपेंस चुकाएगा कौन? हम दीनदयाल सिटीजन्स। सिटीजन्स कैसे चुकाएंगे? टैक्स बढ़ जाएगा, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ जाएंगी, और वो ही लिखा है यहाँ पे, पढ़िए। कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ गई और टैक्स बढ़ गया। दिख रहा है ये चीज़? कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ गई और टैक्स बढ़ गया। कोई डाउट? आगे चलते हैं। तो अब आया जब वॉर हुआ, पैसा खर्च हुआ। हाथों हाथों हम पैसा बनाते नहीं थे। हम दीनदयाल महाराज थे, बस दान करने में देखते थे, खुद भले ही गरीब हो जाए। तो उन 5 सालों में पिसता कौन है? कॉमन मैन। अमीर तो अमीर रहेगा, गरीब तो गरीब है ही। ये गवर्नमेंट किसकी हेल्प करेगी? गरीब की हेल्प करेगी। मिडिल क्लास पर्सन की हेल्प होती है क्या कभी? यार अगर होती ना तो मेरे पास आज एक आईफोन तो आ ही जाता। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो साल है ये एक्सट्रीम हार्डशिप्स के लिए, और हमेशा एक्सट्रीम हार्डशिप्स कॉमन पीपल की होती है, ये हमेशा याद रखना। जो ब्रिटिशर्स थे ना वो बहुत चालाक थे, और ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे वो अंदर से आना चाहिए ना। नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं हम, हमारा नेशनलिज्म, हमारी कंट्री। ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, उन्हें पता था हम कितने गरीब हैं, हम बहुत इमोशनल हैं। वो हमें इमोशनल फूल्स कहते थे। तो उन्हें लगा विलेज में जाते हैं, वहाँ तो ऑलरेडी लिटरेसी बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, हम पे आराम से विश्वास कर लेंगे। तो विलेज में जाके उनने बोला कि भैया आप हमें सोल्जर्स सप्लाई करो। अब सोल्जर्स हम फैक्ट्री में बनाते हैं। भाई तुमने बोला चलो 10 दर्जन सोल्जर्स चाहिए, भेज दो हमें। फैक्ट्री में बनाते हैं नहीं ना, इंसान जाते हैं सोल्जर बनने। तो अभी मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मेरी मम्मी मुझे बोल रही है मुझे चीनी लेके आनी है, मुझे नहीं लाना, फोर्स करके देगी तो मुझे गुस्सा आएगा। भाई मुझे गुस्सा आएगा तो विलेजर्स को क्यों नहीं आएगा? उन्हें गुस्सा आया इस बात पे। अब जो फोर्स रिक्रूटमेंट था, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है आराम से। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है और XYZ। तो पहले हम आपसे यहाँ पे क्लियर करते हैं। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब होता है फोर्स्ड मतलब फोर्स तो आया है वहाँ पे। तो इधर क्या हुआ? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कोई भी पोजीशन देना, किसी चीज़ के लिए आपको सेलेक्ट करना। तो आर्मी में पोजीशंस होती हैं, पोजेस होते हैं, पोस्ट्स होती हैं। तो उसके लिए सेलेक्ट करने के लिए लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप ज्वाइन करो आर्मी। यही मतलब हुआ सप्लाई सोल्जर्स, मतलब लोगों को फोर्स करते थे कि सोल्जर्स किस में काम आएंगे? आर्मी में काम आएंगे, खाना बनाने को तो काम आएंगे नहीं। तो ऑब्वियसली उन्हें फोर्स किया गया था कि भाई तुम आर्मी में जाके काम करो। तो गुस्सा आ गया विलेजर्स को, कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। उसके बाद सोने पर सुहागा, पहले गरीबी आई, इनकम टैक्स बढ़ा, मिडिल क्लास पर्सन तो गया। फिर हम गाँवों में गए। गाँवों में हमने देखा कि फोर्स रिक्रूटमेंट से ऑलरेडी तलब उठ रखी है, भाई सब आग बबूला हो रखे। फिर आया 1918 से 1919 और ये वाला ईयर। इसमें ना बहुत सारी इंडिया कभी ना कभी सब सही चल रहा होता है ना कुछ बुरा हो ही जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे सही नहीं चल रहा था तो हम एक्सपेक्ट करते कि भाई कुछ सही हो जाता। बुरे के साथ बुरा। भाई बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, भगवान जी ने सोचा बुरा हो ही रहा है, थोड़ा सा और बुरा दे देते, किसी और कंट्री को अच्छा मिल जाएगा। तो इंडिया के ऊपर और बुराई आ गई, क्रॉप्स फेल हो गई भाई हमारी। खाना कहाँ से लाएं? यहाँ तो आबादी रुकने को नाम नहीं ले रही, यहाँ ब्रिटिशर्स हमसे पैसा लेने को नाम नहीं ले रहे, और यहाँ भगवान हमें खाना देने का नाम नहीं ले रहे। खाना कहाँ से लाएं? शॉर्टेज हुई। चलो शॉर्टेज हुई, उसी के साथ आए हमारे भाई साहब इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। भैया पेंडेमिक आया था अभी कोरोना, लोग हिल गए हुड़ गए, यहाँ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एक बहुत ही बड़ा एपिडेमिक है, और ज़्यादा सर्च करना है भैया गूगल उठाओ, ठीक है? ये नहीं पूछेंगे तुम्हें CBSE वाले। हाँ तो गूगल उठाया, हाँ तो सर्च कर लो बस, और क्या।
तो क्रॉप्स फेल हो गई, अक्यूट शॉर्टेज आ गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। अब लोग मरेंगे कि नहीं? भाई हम बॉडी बिल्डर हैं, देसी घी खाते हैं भाई, देसी घी एक ना एक दिन कम हो जाता है। देसी घी की शक्तियाँ 1000 साल तक नहीं चलती हैं। तो इसी की वजह से 12 to 13 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब 12 to 13 का मतलब 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख, इस ड्यूरेशन के बीच में। और ये हुआ था सेंसस 1921। कब? जब क्रॉप्स फेल हो गया, एपिडेमिक हो गया, सब एकदम एंड पे था ना, मतलब ये इस एंड पे, सीरी के एंड पे, तब हमने सेंसस निकाले और तब हमें ये चीज़ पता चला। अब लोगों को लगा ये सब तो क्या हो रहा है, वॉर के बीच की बात हो रही है, क्योंकि 1913 1918 यहाँ वॉर चल रहा था। इसके बाद वॉर के रेपरकशंस आए, सब हुआ, गरीबी आई, ब्रिटेन हम पे क्या बोलते हैं वो, दादागिरी चला दी, सब हो गया, क्रॉप फेल हो गई, एपिडेमिक आ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद लोगों को भी लगा अब ये सब खत्म हो चुका है, भगवान की दया से अगर हो सका तो उन सभी के प्राण हमें वापस मिल जाएंगे। बट भैया एक बार जो मर जाता है ना उसे वापस नहीं दिया जाता। तो वो मर गए सारे के सारे। तो लोगों ने सोचा कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, बट नहीं, रुको रुको, अभी कुछ खत्म नहीं होगा, अभी तुम और आगे चलो। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आई होप अभी ये 21 मिनट की क्लास बहुत लंबी हो रही है। सो अगला आइडिया ऑफ सत्याग्रह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आई डोंट वॉन्ट एनी मिसकंसेप्शन अंटिल हेयर। एक भी मिसकॉन्सेप्ट हुआ और रोस्टेड्यू का एक भी बच्चा फेल हो गया तो देखियो फिर तुम लोग। तब तक के लिए सायोनारा।